गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम दीप इंस्टीट्यूट। मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपिक वाइज डेमो फॉर आईएसएस एंड आरबीआई आपको देने वाला हूं। तो आज हम आईएसएस का सबसे पहले डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेमो आईएसएस का नहीं होता, आरबीआई का नहीं होता, डेमो पॉइंट का होता है, सब्जेक्ट का होता है या किसी टॉपिक का होता है। तो चलिए जी, अब सिलेबस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन डिटेल डिस्कशन। आज हम पेपर 1 को पहले स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पिछली जो डेमो था, सिंपल मैंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था ताकि आपको यह समझ में आ सके कि जो आगे सर पढ़ाने वाले हैं उनको आपको किस तरीके से माइंड में रखना है, अपने पॉइंट को क्या या क्या आप करना चाहते हैं इन योर सब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल था बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज मैं पेपर 1 का जो यूनिट 2 है आपका, उसका डेमो आपको देने जा रहा हूं। मैं यहां पे एक डिफरेंस आपको बता दूं, भले ही जो पेपर 1 का पहला यूनिट है वो ऑब्वियसली बात है डेमो पहला उस पे होना चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन डेमो ऐसे पेपर के अकॉर्डिंग नहीं होते, डेमो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। पहले आप चीजों को समझिए। मैं ऑब्वियसली बात है सेकंड क्लास में यूनिट 1 की ही लूंगा, मैं वो पहले भी ले सकता था, लेकिन एक्चुअली सेंस क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। शायद मैंने जो मेरी पहली जो क्लास थी जब जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है डाटा के रेस्पेक्ट में वो 2 फॉर्मेट में डिविजिबल है, डिवाइड कर रखा है हमने, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो मेरे बच्चों, जो पहला यूनिट है आपका, उसका जो फर्स्ट यूनिट है, पेपर 1 का जो फर्स्ट यूनिट है, वो सारा यूनिट प्रोबेबिलिस्टिक डाटा थ्योरी पर बेस्ड है। जो सेकंड यूनिट है वो सारा आपका अप्रोक्सीमेटली वो फ्रीक्वेंसी डाटा पर बेस्ड है। तो जब स्टैटिस्टिक्स बनाया गया होगा या जब स्टैटिस्टिक्स हमने बनाया था तो हम फ्रीक्वेंसी डाटा पर ज्यादा डील करते थे, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर डील बहुत कम होता था। लेकिन रिसेंटली सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब हम फ्रीक्वेंसी डाटा पर बहुत कम डीलिंग करते हैं, हम प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर, फ्यूचरिस्टिक डाटा पर, प्रिडिक्शन डाटा पर हम ज्यादा डील करते हैं। खैर डजंट मैटर, ये बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि क्यों हम इतना करते हैं। तो आपको एक्चुअली सब्जेक्ट का फुल नॉलेज, मतलब फुल नॉलेज आपको पता होना चाहिए किस यूनिट में आप किस टाइप की चीजों को क्यों डील कर रहे हैं, क्यों आपने वो चीजें ज्यादा डील करनी बंद कर दी जिस बेसिस पे आप चीजों को बना रहे थे। तो बनाया गया था स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डाटा को एनालाइज करने के लिए, लेकिन अब हम प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को ज्यादा एनालाइज करते हैं। तो पेपर 1 का जो सेकंड यूनिट है मैं उसको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं, मतलब टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि मैं डिस्कस करूंगा फ्रीक्वेंसी डाटा, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि लेट एक्स आई ओब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to n बी द गिवन फ्रीक्वेंसी डाटा और द ऑब्जर्व्ड डाटा। तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझा रखा है कि ऑब्जर्व्ड डाटा हम इसको क्यों कहते हैं। आप इस डाटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वेरिएबल एफ फ्रीक्वेंसी, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं जनरली ऐसे लिखता हूं क्योंकि वो मेरा बोर्ड जो है वो कम एक्वायर होता है ऐसे लिखने से। सो एक्स आई इज द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज है एक्स आई, x1 x2 xn। एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, हु इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली एन ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन द डाटा, मींस आपके डाटा के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है वो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए डिफाइन कर दिया डाटा। अब सवाल आता है कि सुधीर सर इस डाटा को हमें एनालाइज करना है, क्योंकि काम तो एनालाइज ही करने का था, लेकिन वो एनालाइजेशन साइंटिफिकली होना चाहिए। ठीक, सिंपल बिल्कुल। तो मैंने बोल दिया बेटा एनालाइजेशन, देखो एक क्लास में मैं सारा एनालाइजेशन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, डेमो है, बस समझा सकता हूं कि हम पढ़ाएंगे कैसे आपको। तो सबसे पहले जब हम एनालाइज करते हैं किसी डाटा को तो सबसे पहले आती है सेंट्रल वैल्यू, जिसको आप एवरेज भी कहते हो। यह मैं आपको पहली क्लास में डिफाइन कर चुका हूं कि एवरेज अलग चीज होती है और अर्थमेटिक मीन अलग चीज होती है। उसका डिटेल डिस्कशन आज हम कर सकते हैं आपके साथ। तो इस डाटा को सबसे पहले आपको एवरेज फाइंड करना है। एवरेज को हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, तो मैंने लिख दिया CV। अब कोई पूछे आपसे सर व्हाट इज द एवरेज, तो बी केयरफुल। सबसे पहले तो आप जब भी कोई चीज आपके सामने आती है आप उसका मतलब समझा करो। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर आपको पहले फॉर्मूला बताता है,
फिर उसका मीनिंग समझाता है, जबकि रिवर्स होना चाहिए। पहले मीनिंग समझिए आपको करना क्या है, देन मैथमेटिशियंस गिव अस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जो आपको करना था। हम उल्टा करते हैं, पहले फॉर्मूला दे देंगे आपको और बोलेंगे हम इससे ये करते हैं। नहीं, हमें ये करना था, हम किससे कर सकते हैं ये बताइए। तो एकदम रिवर्स हो गया सब कुछ। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो कभी भी पहले फॉर्मूले नहीं आते, पहले आती हैं आपको कैलकुलेट क्या करना है, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो जब आपने बोला, स्टैटिस्टिशियंस ने बोला कि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सेंट्रल वैल्यू और एवरेज, तो मैथमेटिशियन ने पूछा कि व्हाट इज द सेंस ऑफ एवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ऑब्वियसली बात है। तो सेंट्रल वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया, इट इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। आप कहते हो, मैं लिख देता हूं, हालांकि मुझे लिखने का आदत थोड़ा कम है। इट इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। समझ रहे हो, सेंट्रल वैल्यू एक नंबर होता है जो पूरे डाटा को सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करता है। सर मतलब क्या होता है इसका, मतलब मैं पिछली क्लास में भी आपको मैंने हिंट दिया था कि ये वो नंबर होता है जो डाटा के अंदर खुद हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है एवरेज या सेंट्रल वैल्यू आपके डाटा के अंदर बिलोंग करती हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा। तो ये वो नंबर होता है जो खुद डाटा में हो या ना हो, बट डाटा की जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस नंबर के नेबरहुड यानी कि इस नंबर के आसपास होनी चाहिए। सो इट इज ए नंबर विच कंटेन्स द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन देयर कोरस्पॉन्डिंग नेबरहुड, मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इस नंबर के आसपास होनी चाहिए। आप समझिए पॉइंट को। तो पहले मैंने आपको मतलब समझाया कि सेंट्रल वैल्यू या एवरेज का मीनिंग होता क्या है। चलो जी, ये मीनिंग होता है। अब सवाल अगला ये आएगा कि सुधीर सर हम इस एवरेज को या सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको यह पता कैसे चलेगा कि वो जो नंबर है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर हम बताएंगे कैसे। ऐसे मुंह उठा के तो बता नहीं सकते कि डाटा देखा, वाओ सेंट्रल वैल्यू इज दिस वन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब पिछली क्लास में हमने बोल दिया था 1 मिनट में कि इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है सपोज, और कोई एक स्टूपिड सा आपको कुछ बात कर दी, आपने हाँ हाँ बोल दिया सर ठीक है, आप ऐसा ही होता है, तो डोंट वरी। बट अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली सोचे, क्योंकि सोचना पड़ेगा, मेरा सब्जेक्ट है साइंस का, तो अब सवाल यह आएगा सर ये नंबर कैलकुलेट होगा कैसे। और जब भी कभी कैलकुलेशन की बात आई तो मैथमेटिक्स का रोल आ जाता है। तो मैथमेटिशियन से सब ये बोला गया, उनको ये बताया गया कि प्लीज हमें एक डाटा को एनालाइज करना है, हमें इस डाटा में से एक ऐसा नंबर फाइंड करके दे दीजिए जो ऐसा नंबर हो जो खुद डाटा में हो या ना हो, बट उसके आसपास उसके नेबरहुड में डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो मैथमेटिशियन ने बोला ठीक है, हम आपको वो नंबर दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, देखिए सेंट्रल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मैथमेटिशियन ने बोला कि आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डाटा है वो कार्डिनल फॉर्मेट में है या ऑर्डिनल फॉर्मेट में है। आप पॉइंट समझिए, जिसको आप कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा और पोजिशनल डाटा। बी केयरफुल, क्योंकि जो मैं कह रहा था ना आपसे कि हम वैसे तो डाटा के दो पार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, बात खत्म। लेकिन जब स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी डाटा आपके सामने होता है तब फिर मैं बहुत सारी बातें करता हूं। प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, यूज डाटा है, अनयूज डाटा है, कार्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, पोजिशनल डाटा है, फिर मैं बहुत सारी बातें करूंगा। ये सारी बातें प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में नहीं होती, वो एक ही टाइप का होता है, एक्सपेक्टेड डाटा, एस्टिमेटेड डाटा या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, दैट्स इट। उसका और कोई कैटेगरी नहीं होना है। हाँ, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, मिक्स, रैंडम वेरिएबल, वो बात की बात है, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैथमेटिशियन ने पूछा कि जिसका आप सेंट्रल वैल्यू निकलवाना चाहते हो हमसे, वो डाटा किस फॉर्मेट में है, आइदर न्यूमेरिकल और पोजिशनल। तो हमने दो कैटेगरी यहां पे डिफाइन कर दी, न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा पोजिशनल डाटा। ठीक है बेटा। अब ऑब्वियसली बात है, एवरी न्यूमेरिकल डाटा इज आल्सो द पोजिशनल डाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, समझ गए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन
पोजिशनल डाटा न्यूमेरिकल डाटा बने ऐसा जरूरी नहीं है, तो दो अलग अलग कैटेगरी। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि अगर आप दो टाइप के डाटा लेके आते हो तो हम सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के भी आपको दो टाइप ही देंगे, एक है न्यूमेरिकल एवरेज, एक है न्यूमेरिकल एवरेज और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज। अब यहां पे एक चीज आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूं। जैसे मान लीजिए पोजिशनल एवरेज है, तो पोजिशनल एवरेज का यह मतलब नहीं है कि यह सिर्फ पोजिशनल डाटा पर ही एप्लीकेबल है, नहीं, यह न्यूमेरिकल डाटा पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हां, जो न्यूमेरिकल एवरेजेस है वो कभी भी पोजिशनल डाटा पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते। लेकिन जो मैंने टर्म लिखी है न्यूमेरिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, वो खाली मैंने डाटा के रेस्पेक्ट में नहीं लिखी, उनका एक सेंस है। क्या सेंस है आपको मैं समझाता हूं। न्यूमेरिकल एवरेज वो एवरेजेस होते हैं या उनको न्यूमेरिकल एवरेज की कैटेगरी में रखा जाता है जिनमें एवरेज कैलकुलेट करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले डाटा के साथ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। मींस जैसा डाटा मैंने आपको दिया x1, x2, x3, xn, आपने उसी का यूज कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, मुझे रिजल्ट दे दिया। सो दैट्स व्हाई इस फॉर्मेट में जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, दिस फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन। अब हम यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं, तो दिस फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एवरेज। ठीक है बेटा, सेंस समझिए। न्यूमेरिकल एवरेज का मतलब यह नहीं है कि न्यूमेरिकल डाटा है तो जो एवरेज लगेगा वो न्यूमेरिकल एवरेज होगा। नो, न्यूमेरिकल एवरेज का मतलब है कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो जिस फॉर्मेट में दिए गए हैं, आपको डजंट मैटर वो क्या फॉर्मेट है, उसी में आप यूज करिए। कोई आपको ट्रीटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो अगर आप डायरेक्ट डाटा पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देन दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल एवरेज। अब न्यूमेरिकल एवरेज शायद आपने पढ़े होंगे, मेरे पास तीन होते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर होता है हार्मोनिक मीन। जो पोजिशनल एवरेज होते हैं वो दो होते हैं, मीडियन और मोड। ऑब्वियसली आपने पढ़े होंगे, आईएसएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो शायद आपने इतना पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन न्यूमेरिकल क्यों है और मीडियन और मोड न्यूमेरिकल क्यों है, जबकि मीडियन और मोड या मीडियन और मोड पोजिशनल क्यों है, जबकि मीडियन और मोड न्यूमेरिकल डाटा के भी कैलकुलेट होते हैं। अब पॉइंट समझिए। आप जब भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मुलेशन अप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। जिस फॉर्मेट में भी आपको डाटा दे दिया जाएगा x1, x2, x3, xn, आप उठाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्ट दे दोगे। लेकिन जब आप यहां आते हो, व्हेन वी कैलकुलेट द मीडियन और व्हेन वी कैलकुलेट द मोड, क्या फॉर्मूला लगेगा मीडियन का, क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, डजंट मैटर। सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करोगे इनटू द पोजीशंस। बी केयरफुल, समटाइम असेंडिंग, समटाइम डिसेंडिंग, कभी सर डिपेंड नहीं करेगा, आप समझिए। बट व्हेन यू कन्वर्ट द डाटा इनटू द पोजीशंस एंड देन अप्लाई द फॉर्मुलेशन, then this formulation is called positional measurement. Be careful, किसी टीचर ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को, बस उनको अपना ठीक है आए पढ़ाए, जो किताब में लिखा है बता दिया। अरे भाई क्या सेंस है इनका, क्या मतलब है इनका, पता है आपको? तो मैथमेटिशियंस ने सब कुछ लिखा है, वो सब जानते हैं। लेकिन एक प्योर स्टैटिस्टिक्स का अगर कोई टीचर होगा, कोई बंदा होगा, उसे बेचारे को ये चीजें नहीं पता होगी। अब सुधीर सर को क्यों इतना नॉलेज है? क्योंकि सुधीर सर ने एमएससी, एमफिल इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं। और खाली डिग्री लेके नहीं बैठे हैं, नॉलेज अचीव करके बैठे हैं। तो हर पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है या मोड कैलकुलेट करना है, तो आप क्या फॉर्मूला बनेगा वो तो मेरी क्लास का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इनटू द पोजीशन, या फिर वो डाटा ऑलरेडी पोजीशन में ही है। दैट्स व्हाई द मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल मेजरमेंट। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए जी, अब यहां पे दो तीन बातें मेरे बच्चों। देखिए, आपका टॉपिक था सेंट्रल वैल्यू, आपको सेंट्रल वैल्यू निकालना था या एवरेज आपको निकालना था।
एवरेज होता क्या है? इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। सो बेसिकली एवरेज क्या होगा मुझे यह नहीं पता है, लेकिन इतनी गारंटी है कि एवरेज जो भी होगा वो एक नंबर होगा। आप एक नंबर मुझे देंगे और वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं तो अकॉर्डिंग टू सम सिनेरियो, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है, तो मैं तो पांचों मेजरमेंट निकाल सकता हूं ना। किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का मैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड सारी चीजें निकाल सकता हूं। तो मेरा एक सवाल है, क्या ये पांचों जो मेजरमेंट आपने बनाए सेंट्रल वैल्यू के नाम पे, पांचों सेम होंगे? शायद नहीं सर, डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी मेजरमेंट के थ्रू वैल्यू जो आई है वो मुझे चूज करनी है टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू? क्या आप हमेशा ये कह देंगे कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज चूजेबल? क्या आप हमेशा ये कह देंगे मीडियन इज ऑलवेज चूजेबल? क्या आप ये कह देंगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज चूजेबल? नेवर। क्योंकि अगर अर्थमेटिक मीन हमेशा चूजेबल होता किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू के लिए, तो बाकी मैं पढ़ ही क्यों रहा हूं? अगर मीडियन सबसे बेटर होता तो बाकी मैं पढ़ ही क्यों रहा हूं? पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई यूनिवर्सल फॉर्मुलेशन मेरे पास नहीं है। तो क्या समझना है यहां पे आपको यह समझना है सबसे ज्यादा जरूरी कि किस टाइप के डाटा पर मैं कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करूं ताकि मुझे जो रिप्रेजेंटेशन मिले सेंट्रल वैल्यू की वो सबसे बेस्ट हो। और ये कैसे पता लगेगा? जब आप चीजों को समझोगे और हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो जैसा कि आपने पहले भी पता है, मैं पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अगर डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट यू नेवर यूज अर्थमेटिक मीन टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू इन दिस केस। किस केस में? जब डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है। तो हो सकता है और बहुत सारे केस हो जिनमें कोई यूज कर सकते हो, किसी को यूज ना कर सकते हो। तो मेरे बच्चों, आप जब भी पांचों मेजरमेंट पढ़ेंगे या किसी और थ्योरी पे भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मुलेशन किस केस में कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता है, जिसको हम मेरिट और डीमेरिट की कैटेगरी में रखते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अभी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं पांचों का, सबसे पहले आपको यह चीज पढ़ाता हूं वन बाय वन। अब सारी चीजें पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, फिर कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कब कौन सा यूज होगा, कब कौन सा यूज नहीं होगा, क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है और क्या किसकी प्रॉपर्टीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहां से मिल जाएगा। बस क्या होता है कि यूपीएससी है, कोई कंपटीशन इतना टफ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यूपीएससी है तो सवाल थोड़े टेक्निकल देती है। आपको डेप्थ में नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए 4 पॉइंट पे उसने सवाल पूछा, 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट आपको क्लियर है, 1 पॉइंट आपका मिस हो रहा है, तो देखिए सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आराम से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, नॉलेज रखिए सब्जेक्ट की। कोई प्रॉब्लम हो, सुधीर सर है। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक अपना लेके चल रहा हूं विच इज अर्थमेटिक मीन। चलिए कोई बात नहीं। अब अर्थमेटिक मीन एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, तो मुझे डाटा देना पड़ेगा। मैंने डाटा दे दिया xi ओब्लिक fi, i गोज फ्रॉम 1 to 2n, मैंने एक ऐसे डाटा दे दिया आपको। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि सुधीर सर, जो अर्थमेटिक मीन आप डिफाइन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे सेंट्रल वैल्यू चाहिए। सर हाउ वी डिफाइन इट? तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मुलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो आई डिनोट द अर्थमेटिक मीन बाई x बार एंड डिफाइंड एज 1/n समीशन i goes from 1 to n f of I into xi, okay, where n is equal to summation I goes from 1 to n f of I. That's it. बिल्कुल very simple. Capital N is what? The summation of all frequencies. Obviously ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बट आपको पता होनी चाहिए या टीचर को बतानी पड़ेगी क्योंकि वो शुरुआत कर रहा है अपने लेक्चर की। तो ये सिंपल बात हो गई। अब मेरे बच्चों एक छोटा सा बात है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू चाहिए। फिर कैसे करेंगे इस काम को, मतलब फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला ये है। फिर उसके आगे 3 बातें चलती हैं हमेशा स्टैटिस्टिक्स में, आज से लेके आगे तक। आप जो भी फॉर्मुलेशन पढ़ोगे, जो भी मेजरमेंट पढ़ोगे, 3 चीजें उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मुलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेजरमेंट जो भी आपने किया। जैसे आज मैं अर्थमेटिक मीन मेजर कर रहा हूं, तो आपको बाकी कुछ पता हो या ना पता हो, ऑब्वियसली डेफिनेशन पता होगी, फॉर्मुलेशन पता होगी,
एक इसकी पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक। कि सुधीर सर, दुनिया का कोई भी फ्रीक्वेंसी डाटा हो, अगर आपने अर्थमेटिक मीन पे कोई बात करनी है तो ये रिजल्ट बिल्कुल वैलिड है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल परम सत्य है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। फिर दो बातें और पढ़नी होती हैं आपको, जिनको हम कहते हैं मेरिट और डीमेरिट। मेरिट का मतलब होता है अच्छी बातें, डीमेरिट का मतलब होता है बुरी बातें। अच्छी बातों का मतलब अच्छी बातें नहीं, अच्छी बातों का मतलब है किस किस टाइप के डाटा पर अर्थमेटिक मीन यूज किया जाएगा टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू। डीमेरिट का मतलब होता है बुरी बातें। बुरी बातें मतलब कहां कहां पर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कैलकुलेट तो कर सकते हो बट आप यूज नहीं कर सकते टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू। और ये तीनों चीजें हमें सिर्फ अर्थमेटिक मीन के कोरस्पॉन्डिंग नहीं पढ़नी, हमें सबके कोरस्पॉन्डिंग पढ़नी है, जितना भी मेजरमेंट मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा, चाहे वो आज हो या मेरी लास्ट क्लास हो आपके सिलेबस की, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात देखें, फॉर्मुलेशन हमारी हो गई। सबसे पहले अगर हम बात देखें प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। मैं कम से कम आज का जो मेरा डेमो क्लास है अर्थमेटिक मीन के बारे में, तो सब कुछ मैं पढ़ा के भेजूंगा आपको। ऑब्वियसली सारा स्टैटिस्टिक्स तो एक क्लास में हो नहीं सकता, अगले डेमो में फिर मुझे कुछ और टॉपिक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। दुनिया का कोई भी डाटा हो, अगर आप सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन करते हो वो 0 बनेगा। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर ऑल एक्स आई ऑब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, वी हैव समीशन I goes from 1 to n f of I x I minus x bar is equal to 0। समझिए, सबसे पहले तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, यह है यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी डाटा हो, वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी डाटा, ये जो चीज मैंने लिखी है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एंड दिस इज रीड एज समीशन ऑफ द डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में मेरे बच्चों डिफरेंस को डेविएशन बोलते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीशन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। दुनिया का कोई भी डाटा हो, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सुधीर सर आपने लिख दिया, हम कैसे माने इसको भाई, ये तो हो सकता है ना होता हो। बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज है। तो एक सेकंड में इसका प्रूफ किया जा सकता है। कैसे प्रूफ किया जा सकता है? देखिए, आप प्रूफ लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, एक सेकंड में प्रूफ होगा। समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। नाउ दिस इज व्हाट? समीशन एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस के एक्स बार बाहर कॉमन, समीशन एफ ऑफ I goes from 1 to n. Now according to rule this term is what? N into x bar. Now this term is what? X bar into n, and difference is 0. Very simple. So whatever be the data, sum of the deviation from arithmetic mean is 0. ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, मैंने सारी दुनिया का फ्रीक्वेंसी डाटा नहीं स्टडी किया है, नहीं देखा है, नहीं अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो स्टेटमेंट मैंने दिया, दिस इज मैथमेटिकली वैलिड, दिस इज द रोल ऑफ साइंस इन माई सब्जेक्ट। समझिए आप बात को। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ deviation from arithmetic mean is
मिनिमम। क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? फॉर ऑल एक्स आई ऑब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, the summation I goes from 1 to n f of I x I minus a का होल स्क्वायर इज मिनिमम when a is equal to अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सिंपल, समझ गए? तो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मैथमेटिकली नाउ दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम when a is equal to x bar। स्टैटिस्टिकली आप इसको कैसे रीड कर सकते हो? आप रीड कर सकते हो कि सुधीर सर, समीशन i goes from 1 to n f of I x I माइनस x बार का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समीशन I goes from 1 to n f of I x I माइनस a का होल स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए? स्टैटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंस है, मैथमेटिकली आप इसको ऐसा कर सकते हो। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सुधीर सर हम आपकी बात क्यों माने? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भगवान तो आप हो नहीं, आप तो टीचर हो, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मेरे बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल। देखिए प्रूफ कैसे हम लेके चल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल होती हैं चीजें, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। और शुरुआत में मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं चीजों को, ताकि आपको समझाया जा सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो सवाल क्या था? सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए पॉइंट ए या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए पॉइंट ए इज मिनिमम व्हेन द पॉइंट ए इज अर्थमेटिक मीन। तो चलिए मान लिया मैंने, लेट एक्स आई ऑब्लिक एफ आई बी द गिवन डाटा। गिवन डाटा, समझ गए? एक डाटा मैंने मान लिया कि मुझे गिवन है भाई, और वो जो है इसके बराबर है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्व्ड डाटा है तो गिवन डाटा होगा। और मैंने एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया। क्या एक्सप्रेशन क्रिएट किया? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ए, और स्मॉल ए इज ए रियल नंबर। ठीक है? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, ऑब्जर्व्ड डाटा, मैंने आपको डाटा दे दिया, उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये किसका फंक्शन है? ए का, एक्स आई का, एफ आई का, तीनों का, या किन्हीं दो का? तो आप अपने दिमाग में आंसर सोच लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, दिस फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो जब आप मिनिमाइज करोगे तो आपको पता है मिनिमाइज करने का एक बहुत बेसिक रूल है, डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ करते हो आप, है? तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो मेरे से बताओगे ना किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का मतलब होता है वो जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं आप। तो पूछना बनता है कि ये किसका फंक्शन है। तो मेरे बच्चों, जो भी आपने सोचा होगा डजंट मैटर, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए यहां पर वेरिएबल है। जब मैंने बोल दिया कि फॉर ए गिवन डाटा एक्स आई ओब्लिक एफ आई, तो डिस्कशन खत्म, वो तो फिक्स हो गया। वेरी क्या करेगा? ए की वैल्यू वेरी कर सकती है। अगर ए आप 1 लेंगे तो कुछ और वैल्यू बनेगी, ए आप 2 लेंगे तो कुछ और वैल्यू बनेगी, ए आप 3 लेंगे कुछ और वैल्यू बनेगी। अब x1 x2 x3 xn को आप कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ले सकते हो, वो तो फिक्स हो गया, वो तो ऑब्जर्व डाटा हो गया, गिवन डाटा हो गया। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ ए। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो ए के रेस्पेक्ट में होगा। और रूल क्या है? रूल समझा देते हैं आपको। रूल है डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करिए, ए के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है? अब जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे
डबल डेरिवेटिव ऑफ एट ए, तो मेरे बच्चों ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। आप चाहो तो बिल्कुल आप सिंप्लीफाइड वर्जन में कर सकते हो। जैसे आप इसको पुट इट इक्वल टू 0 करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो ए की वैल्यू आएगी अर्थमेटिक मीन। आप सोल्व करके देख सकते हो। और डबल डेरिवेटिव है पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो मिन मिलता है, और किस पॉइंट पे मिन मिल रहा है? एक्स बार पे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड मैथमेटिकली, दिस मिनिमम पॉइंट इज यूनिक, फिक्स है, एक्स बार ओनली। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, क्योंकि मैं आगे चल के आपसे कुछ बात करूंगा। तो हमने शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो हमें यूनिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है मिनिमम वैल्यू का, और वो किस पॉइंट पे हमें यूनिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? एक्स बार पे। तो चलिए मैंने थोड़ा सा इसको मेरे बच्चों आपके लिए साइड में कर दिया। बिल्कुल मैंने इसको यहां पे साइड में कर दिया, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक सवाल आता है आईएसएस के एग्जाम में। सवाल क्या है समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन ये था कि सपोज मान लीजिए कोई मेरे पास एक्स आई ओब्लिक एफ आई एक गिवन डाटा है। क्वेश्चन ये है कि समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस के मीडियन का होल स्क्वायर। ऊपर है अर्थमेटिक मीन और नीचे है मीडियन, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट जो अर्थमेटिक मीन है वो बराबर नहीं है मीडियन के। ये कंडीशन उसने दे रखी है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो मीडियन के बराबर नहीं है। अब आप आराम से आंसर सोच लीजिए, या एक ऑप्शन और डाल दो, वी कांट से, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप आराम से आंसर सोच लीजिए, और मेरे बच्चों आंसर है ये वाला, स्ट्रिक्टली लेस देन। उसका रीजन है, अगर अर्थमेटिक मीन मीडियन के बराबर नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो कभी भी ये एक्सप्रेशन इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे जो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही थी वो यूनिक थी, ओनली एक्स बार। हां, अगर मैं ये कंडीशन ना लिखता तो फिर आंसर हो जाता पहले वाला। क्यों हो जाता? क्योंकि अगर मैं ये चीज ना लिखता तो आप ये कह सकते थे कि सुधीर सर अर्थमेटिक मीन और मीडियन बराबर भी तो हो सकते हैं। अगर बराबर हो सकते हैं तो फिर ये वैल्यू बराबर हो सकती है ना, तो इक्वल 1 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अदरवाइज ये इससे छोटा तो होना ही होना है बाय दिस प्रॉपर्टी। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो खाली आपको इतना नॉलेज है इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो चीजें साइड में लिखी होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन भी आपको पता होना चाहिए, तभी कुछ काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है समझाता हूं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी का नाम है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि पहली बार हम प्रॉपर्टी का नाम ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है, कौन कौन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन कौन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, वो बात की बात है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टैटिस्टिक्स में साइंटिफिकली किसी डाटा को डील करते हैं, एनालाइज करते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, डजंट मैटर। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने एक डाटा को एनालाइज किया, सपोज फॉर एग्जांपल, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल उसका साइज आपको पता है और उसका अर्थमेटिक मीन आपको पता है। फिर एक दूसरा डाटा है जिसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं पता है, लेकिन उसका साइज पता है और उसका अर्थमेटिक मीन पता है। सिमिलरली कोई तीसरा भी डाटा है, सपोज फॉर एग्जांपल, या दो ही डाटा ले लीजिए पहले, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो वो कहता है कि एक डाटा है जिसका अर्थमेटिक मीन पता है और साइज पता है, दूसरा डाटा है जिसका अर्थमेटिक मीन पता है और साइज पता है। तो क्या आप विदाउट कंबाइनिंग दीज डाटा कैन यू कैलकुलेट द
कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। समझिए, आपको डाटा को कंबाइन नहीं करना है, बिना डाटा को कंबाइन किए हुए आपको कंबाइंड डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालना है बाय सम मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी भी मेजरमेंट में, तो हम ये कहेंगे कि दिस मेजरमेंट सेटिस्फाई द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। तो व्हाई वी यूज द टर्म मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि हम कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे और बिना एक्चुअल नॉलेज ऑफ द कंबाइंड डाटा वी कैन एनालाइज द कंबाइंड डाटा। अब ऐसा हर जगह नहीं होता, जैसे अर्थमेटिक मीन में ऐसा होता है, मीडियन में, मोड में ऐसा नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे कि सुधीर सर, मीडियन और मोड इस प्रॉपर्टी को, इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन करते हैं। तो जब करते हैं तो आप मेरे से पूछोगे कि सुधीर सर, अर्थमेटिक मीन अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है तो कैसे करता है? आप बिना कंबाइनिंग द डाटा, हाउ टू एनालाइज द कंबाइंड मीन, हाउ टू फाइंड द कंबाइंड मीन, तो आप फॉर्मूला मेरे से पूछोगे ना, तो वो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी आपको समझ में आई क्या होती है, कैसे वर्क करती है? यस, बिल्कुल, होप सो समझ में आया होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दो ही डाटा ले रहा हूं। सपोज एक डाटा है मेरे पास जिसका अर्थमेटिक मीन है x1 बार और जिसका साइज है n1, सपोज फॉर एग्जांपल। दूसरा डाटा है जिसका अर्थमेटिक मीन है x2 बार और साइज है n2। डन। बाकी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ना मुझे चाहिए। विदाउट कंबाइनिंग दीज टू डाटा वी कैन कैलकुलेट द कंबाइन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो साइज क्या बनेगा? n1 प्लस n2, ऑब्वियसली बात है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस लगनी नहीं है आपकी। अच्छा, दूसरा इसका कंबाइंड मीन क्या बनेगा? सुधीर सर, मान लो इसका कंबाइंड मीन है x बार, सपोज फॉर एग्जांपल। सो बाय सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन x बार इज नथिंग बट n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चों, इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं मैं। आप चाहोगे तो इसका प्रूफ मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इसके प्रूफ से मतलब नहीं है, मुझे अपनी बात से मतलब है। तो आपने यहां क्या किया कि आपके पास अर्थमेटिक मीन की इंफॉर्मेशन थी, साइज की इंफॉर्मेशन थी, अर्थमेटिक मीन की इंफॉर्मेशन थी, साइज की इंफॉर्मेशन थी। विदाउट कंबाइनिंग दीज टू डाटा आपने कंबाइंड या कंपाउंड अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, और ये और बहुत सारे डाटा होते तो भी ये फॉर्मूला हम एक्सटेंड कर सकते थे। नाउ एवरी मेजरमेंट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैविंग द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सब जगह नहीं होती, अर्थमेटिक मीन में है, ज्योमेट्रिक मीन में होगी, हार्मोनिक मीन में होगी, मीडियन और मोड में नहीं होगी जब हम सेंटर वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम किसी और मेजरमेंट की बात करेंगे, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, डिस्पर्जन, तो वहां तब देखेंगे। फिलहाल तीसरी प्रॉपर्टी है ये जो मैंने आपको समझाई, बिल्कुल सिंपल। चलिए, एक और प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, थोड़ा बता देता हूं आपको। बहुत सारे लोग हालांकि इसको प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते, बट डजंट मैटर, ये प्रॉपर्टी है। एक है प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, आपने शायद कभी पढ़ा भी होगा, अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होंगे जिसमें हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। क्या होगा इफेक्ट, वो हमें बताना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसमें आप चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल को मेजर, जो उनका इम्पैक्ट है उसको इफेक्ट नहीं करता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती है। तो अर्थमेटिक मीन पे होती है। तो सबसे पहले तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता क्या है समझाता हूं। आप किसी भी ऑब्जर्व्ड डाटा के अंदर कोई भी कांस्टेंट अगर ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो तो वो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आपके डाटा के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सेम नंबर ऐड करोगे या सेम नंबर आप सबट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली अगर आप अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो ऑब्जर्व्ड डाटा है, उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर आप मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे तो जो बन के आएगा नया वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो प्लस माइनस करना चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चेंज ऑफ स्केल। समझ गए?
बिल्कुल सिंपल। तो मान लीजिए फॉर ए सेकंड आपके पास एक डाटा है, x वेरिएबल है और f फ्रीक्वेंसी है, x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, f1 f2 अप टू डॉट डॉट fn फ्रीक्वेंसी। आपने एक नया वेरिएबल बनाया y विच इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a b आर सम रियल नंबर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। बस एक चीज का ध्यान रखना, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल में 0 का मल्टीपल अलाउ नहीं है, समझ गए। चेंज ऑफ ओरिजिन में 0 आप ले सकते हैं, तो b में भी 0, b में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बट जो चेंज ऑफ स्केल है उसमें a कभी भी आप 0 नहीं ले सकते। देखिए बिल्कुल ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन ये वाकई में कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आप समझ गए ना। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है, आप इतनी मोटी फीस देंगे, बहुत अच्छी फीस है हमारी, सबसे ज्यादा फीस है हमारी, तो वो फीस मैंने बोला था इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इधर उधर बकवास नहीं करते हैं कि हम बेस्ट है। हम क्लास ले रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सुधीर सर किस लेवल पे डिस्कस कर, ऐसा नहीं कि मैं ये डेमो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं तो इसी में मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं। इवन जो मेरी एक्चुअल क्लास चलती है इससे ज्यादा डिस्कशन चलता है उसमें, क्योंकि उसमें आप पूछते हो, यहां पे कोई पूछ ही नहीं रहा, बस मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, देख लो भाई तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। जब आप एक्चुअली में क्लास, इवन जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं हमारी क्लास में, उनका तो लेवल ही अलग हो जाता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है कि सर वाकई में हमने कुछ पढ़ा है। तो चलिए खैर ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करते हैं किसी वेरिएबल पे, तो वेरिएबल की वैल्यू इफेक्टेड होती है, जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो इफेक्टेड नहीं होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर x1 f1 टाइम्स रिपीट होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y1 बनेगा विच इज इक्वल टू ax1 प्लस b, वो भी तो f1 टाइम ही रिपीट होगा ना। तो जो नया डाटा बनेगा y, उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। डाटा क्या बनेगा, y1 विच इज इक्वल टू ax1 प्लस b, डाटा क्या बनेगा y2 विच इज इक्वल टू ax2 प्लस b अप टू सो ऑन। नाउ yn इज इक्वल टू axn प्लस के b, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी f1 f2 अप टू डॉट डॉट fn। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर अगर मैं नए डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या इससे मैं पुराने डाटा को रिलेट कर सकता हूं? आंसर है यस, और आपने शायद निकाला भी होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ y डाटा इज इक्वल टू a टाइम्स अर्थमेटिक मीन प्लस b। इसका मतलब, ये मतलब प्रूफ है इसका, आप चाहो एक सेकंड में प्रूफ कर सकते हो, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मैनर में आपने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल किया, सेम उसी मैनर में आपका अर्थमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। मैनर सेम रखिएगा। इसका मतलब जब आप अर्थमेटिक मीन को इंपैक्ट देखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का, तो चेंज ऑफ ओरिजिन भी दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ स्केल भी दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स इफेक्टेड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। हाउ डिपेंड, हाउ अफेक्टेड, सर एज द सेम मैनर जो आपने यहां किया होगा। बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज की बातें कि भाई जो अर्थमेटिक मीन है उसकी कुछ कुछ ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब बारी आती है मेरिट और डीमेरिट की। फटाफट समझा देता हूं ताकि वीडियो मेरी लेंथी ना हो। मेरिट मतलब अच्छी बातें, अच्छी बातें मतलब अर्थमेटिक मीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज रिजिडली डिफाइंड, है ना। तो मेरिट एक बार बता देता हूं, मेरिट क्या क्या है। तो पहले वाली तो बिल्कुल सिंपल है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। सेकंड जो है, इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड ये थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसका डेफिनेशन देते हैं, उसका फॉर्मुलेशन देते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन, वो फॉर्मुलेशन रिजिड है या नहीं थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक, तो रिजिड का मतलब होता है स्थिर, हिंदी में
कि जो मैंने बोल दिया इसकी डेफिनेशन डिफाइंड रिजिडली वो यही रहेगी चाहे जो मर्जी दुनिया में हो जाए, ठीक है। तो रिजिडली डिफाइंड है। कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलती रहती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेपैंदी का लोटा है। जिस तरफ देखा उस तरफ ही हो लिया, तो ऑब्वियसली एक लोटा एकदम सॉलिड होता है, तो दिस इज व्हाट द रिजिडनेस। तो ऐसे कई सारे मेजरमेंट होते हैं जो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि सेंट्रल वैल्यू को मेजर करते टाइम ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो रिजिडली डिफाइंड नहीं है, तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए हु इज नॉट रिजिडली डिफाइंड एंड हु आर द रिजिडली डिफाइंड। समझ गए? सोच लिया? चलिए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन रिजिडली डिफाइंड है और मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं है। अब आप अगर किताब आपने अच्छे से पढ़ी होगी, आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, कहा जाता है कि मोड इज इल डिफाइंड। बाकी कोई भी इल डिफाइंड नहीं है, सबके सब रिजिडली डिफाइंड होते हैं। तो दिस इज द अनदर मेरिट। और बहुत सारी मेरिट है, लेकिन मैं बहुत सारी मेरिटों पे नहीं जाऊंगा। थर्ड मेरिट लेके चलता हूं, इट इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये अर्थमेटिक मीन को डिफरेंट बनाती है बिल्कुल। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब ये है क्या और इसका इंप्लीकेशन क्या है? 2 मिनट मुझे दीजिए। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, जब भी आप सैंपलिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो सैंपलिंग थ्योरी में बहुत सारे टाइप के आप सैंपल लेते हैं। चलो मैं सैंपलिंग का भी डेमो दूंगा आपको। तो सैंपलिंग थ्योरी में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना है। लेकिन आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, आप हमेशा जब आप पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करते हैं तो सिर्फ आप सैंपल के मीन से एस्टिमेट करते हैं, जबकि पॉपुलेशन के मीन को तो सैंपल के मीडियन, सैंपल के हार्मोनिक मीन, सैंपल के मोड, सैंपल के ज्योमेट्रिक मीन किसी से भी एस्टिमेट किया जा सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन के मीन का मतलब है पॉपुलेशन की सेंट्रल वैल्यू, सैंपल के मीन का मतलब होता है सैंपल की सेंट्रल वैल्यू। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन थोड़ी होता है। आप टेक्निकल अगर पॉइंट समझे, एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इन द होल थ्योरी ऑफ सैंपलिंग वी ऑलवेज एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन बाय द सैंपल मीन। उसका रीजन आज इस प्रॉपर्टी के अंदर छुपा हुआ है। देखिए, वो ये कहता है कि अगर आप डिफरेंट सैंपल्स लोगे तो जो आपका एस्टिमेटर बनेगा, चाहे वो अर्थमेटिक मीन बनाओ, मीडियन बनाओ, मोड बनाओ, डजंट मैटर। सैंपल अगर आप डिफरेंट लेंगे तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी। ऑब्वियसली बात है, सपोज मैं अर्थमेटिक मीन बना रहा हूं, तो मैंने एक सैंपल लिया, एक अर्थमेटिक मीन आया, दूसरा सैंपल लिया, उस दूसरे सैंपल का अर्थमेटिक मीन इतना ही आएगा, जरूरी नहीं है ना। तो जो एस्टिमेटर है, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, डिफरेंट सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज में कुछ चेंज होगा। इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन इन द एस्टिमेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द सैंपल। फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यू। अब वो ये कहता है कि ये जो फ्लक्चुएशन है वो अर्थमेटिक मीन में सबसे कम होता है। समझ गए? इसीलिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन इन द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग। बाकी किसी और थ्योरी में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सैंपलिंग का काम ही ये था, सैंपल को चेंज करना। अब समझिए, इट इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। तो ये कुछ बातें हैं मेरिट की। अगर मैं यहीं पे कुछ बात करूं, सपोज डीमेरिट की, ठीक है बेटा, डीमेरिट की कुछ बातें करूं। डीमेरिट मतलब बुरी बातें, मतलब बुरी कुछ है नहीं, बस आपको यह बताना है कि कहां कहां ये कैलकुलेट हो सकता है, कहां कहां कैलकुलेट नहीं हो सकता है। हर जगह अगर कैलकुलेट नहीं हो, सपोज कैलकुलेट नहीं हो सकता तो फिर तो यूज होगा ही नहीं। बट कई सिचुएशन ऐसी आती है जब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो सकता है, बट आप यूज नहीं करेंगे। जैसे बिल्कुल एकदम क्विकली समझा देता हूं, डीपली डिस्कशन क्लास में चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई डाटा है आपके पास और उसमें कुछ टर्म मिसिंग है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, एक डाटा है 1 2 3 स्टार 5 6। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह दूं इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप बोलोगे सुधीर सर, जब तक स्टार आप हमें नहीं देंगे
इसका अर्थमेटिक मीन हम आपको नहीं बता सकते। ऑब्वियसली बात है, कुछ भी दिमाग मत लगा देना कि सुधीर सर इसको 4 मान ले क्या, सुधीर सर इसको 5.5 मान ले क्या, सुधीर सर इसको हटा दे क्या। ना, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी टीचर ने बोल दिया हो मिसिंग है तो इसको हटा दीजिए, तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है कि हटा दीजिए, यही बताना है, डाटा ये दिया है तो बोलोगे सुधीर सर स्टार बता दीजिए तो अर्थमेटिक मीन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, एक केस बन गया कि अर्थमेटिक मीन हर डाटा का निकल सके ऐसा जरूरी नहीं है। अब दूसरा केस आता है जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पहली क्लास के अंदर लिया था। क्या लिया था? डाटा है 10, 12, 14, 18 और 200 सपोज। तो यहां पे ऐसा नहीं था कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, किया था आपने 50.8, बट समझा दिया था कि उसको यूज नहीं कर सकते। तो थ्योरी क्या बनी थी बैकग्राउंड में कि अगर डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है लाइक दिस, अचानक से बहुत बड़ी, अचानक से बहुत छोटी, सो प्लीज आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट तो कर सकते हो बट यूज नहीं कर सकते टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू। अब देखिए कोई और जो 4 मेजरमेंट बच गए ना आपके, उनमें से कोई लगाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा देन द अर्थमेटिक मीन। और यही गलती पिछली क्लास में आप लोगों ने करी थी। समझ में आया बच्चों? तो चलिए खैर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूं आपके लिए, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सुधीर सर पढ़ाएंगे कैसे, और आईएएस की या आरबीआई की या किसी भी फर्दर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको किस टाइप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। होप सो मेरे बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।